राधे कृष्ण दोस्तों आज हम एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं और जिसमें कि हम सबसे पहले पाषाण काल से इसकी शुरुआत करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री को हम यहाँ पे देखेंगे कि मनुष्य एक शिकारी संग्राहक से किसान कैसे बनता है। हम इसमें पढ़ेंगे पाषाण काल जो कि कई स्टेजेस से होकर गुजरा है, जो कि पुरा पाषाण से लेकर नव पाषाण की स्टोरी को, कहानी को हम यहाँ पर समझेंगे। हम एंशियंट हिस्ट्री को इस तरीके से आपको समझाएंगे जिससे कि वो आपको बिल्कुल भी बोरियत ना दे, बिल्कुल भी बोर ना करे, बल्कि आप उसको इंटरेस्ट से आप उसको सुन सकें। और इस लेक्चर को यदि आप इंटरेस्ट से सुनते भी हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं या आप कभी भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में आप उसको क्लियर कर सकते हैं या देख सकते हैं। वैसे तो हमने बहुत सारी जगह पर ये सब के बारे में पढ़ रखा होगा। हमने बचपन में भी अपने जब स्कूल टाइम था तो बहुत सारे जब हिस्ट्री के चैप्टर्स हमारे सामने आते थे तो हम इनको कई बार देख चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लेक्चर्स या हिस्ट्री हमारे ऊपर ऐसा हावी हो जाता है कि हम उससे दूर भागने लग जाते हैं। बच्चे आजकल हिस्ट्री से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर उसको हम एक इंटरेस्टिंग वे से अगर सीखना चाहें तो वो उतना ही ज़्यादा एक रोचक सब्जेक्ट बन सकता है, रोचक विषय बन सकता है। हर एक एग्ज़ाम से इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पुरा पाषाण काल से। पुरा पाषाण काल जो कि ये काल ऐसा था जो कि लाखों वर्षों तक चला था। इसमें मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। वो फूल पत्ती, फल इत्यादि का सेवन करता था, यानी कि उसको भोजन के बारे में, शिकार के बारे में या औजारों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस समय औजार जो हुआ करते थे वो बेडौल हुआ करते थे। उनको कोई शेप, उनकी आकृति या कोई भी उसमें मॉडिफाइड तरीके से उनका इस्तेमाल होता ही नहीं था, मनुष्यों को पता ही नहीं था। एक्चुअल में उस समय, क्योंकि पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण का मतलब ही होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि उस काल में ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर का इस्तेमाल होता था। यानी औजार भी अगर बनते थे तो वो बेडौल हुआ करते थे, भारी हुआ करते थे और पत्थर के बने होते थे। और क्योंकि मनुष्यों को पता ही नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पर निर्भर था, चाहे वो वस्त्रों को लेकर हो, चाहे घरों को लेकर हो। घर तो एक्चुअल में होते ही नहीं थे, वो गुफाओं में और जंगलों में ही निवास करते थे, पेड़ों पर निवास करते थे और फल फूल पत्ती ही खाया करते थे। और जो उनके औजार हुआ करते थे, क्योंकि पत्थर के ही बने होते थे, कोई शेप नहीं हुआ करती थी, इसीलिए उन औजारों को हम चॉपिंग टूल्स भी कहते थे। और इस काल के जो साक्ष्य हैं वो आपको मुख्यतः बेलन घाटी, सोहन घाटी से प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन घाटियों से उनके औजार प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो तकनीकें थीं या बहुत सारे जो हमारे सामने जो देखने को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थे, यानी मनुष्य का विकास नहीं हुआ था। एक तरीके से वो प्राचीन पाषाण काल हम बोलते ही इसीलिए हैं क्योंकि प्राचीन पत्थर का काल था वो। यहाँ पे ना तो कोई धातु थी, ना तो कोई तकनीक थी, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जो था वो पूरी मनुष्य भी नहीं कह सकते हैं, वो एक तरीके से जो भी उसमें मानव था वो एक तरीके से पूरी तरीके से टोटली डिपेंड ऑन द नेचर। इसमें पेड़ पौधों की प्रजातियाँ, जानवरों की प्रजातियाँ ये विकसित नहीं हुई थी, प्रकृति विकसित नहीं हुई थी, तो इसीलिए हम इसको पुरा पाषाण काल कहते हैं। फिर पुरा पाषाण काल के बाद आता है मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण का मतलब होता है अब प्राचीन से हम आगे बढ़ चुके हैं। भले ही पुरा पाषाण काल हमारा लाखों वर्षों तक चला, उसके लाखों वर्षों के बाद में फिर आया हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल आते आते बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ, बहुत सारी तकनीकों में सुधार हुआ, क्योंकि लाखों वर्ष बीत चुके थे। मनुष्यों के जीवन में या मानव के जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए थे, प्रकृति में बहुत सारे बदलाव हुए थे। तो
इस बदलाव के चलते जो औजार थे, यानी जो हमने पुरापाषाण काल में जो पढ़ा था कि जिसमें कि उनके जो औजार थे वो पूरी तरीके से पत्थर के बने हुए थे, क्योंकि उनका इस्तेमाल भी उनको नहीं आता था, क्योंकि प्रकृति पर निर्भर थे। तो यहाँ पर इस काल में आकर के औजार काफ़ी हद तक सुधरे हैं, यानी कि अब औजार जो उनके थे, यानी टूल्स जो थे, उनको थोड़ा सा शार्पन किया गया था, यानी कि थोड़े से धारदार बनाए गए थे, नुकीले बनाए गए थे और काटने पीटने बनाए गए थे। यानी कि कहें तो सिंपल शब्द में तो उनके फ्लैक्स निकाल दिए गए थे, यानी कि उनको एक शेप देने की कोशिश की गई थी, जिसमें कि बहुत सारे जो पेड़ पौधों की वो टहनियों को काट सकते हैं, उनको घर बनाने के लिए उनको बांस बल्लियों की ज़रूरत हुई थी, तो उसको वो इस्तेमाल कर सकते थे। तो इस तरीके के औजार वहाँ से देखने को मिलते हैं। और उस काल में जो औजार हुआ करते थे वो मुख्यतः नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। उनके साक्ष्य जो हैं, उस तरीके के जो साक्ष्य हैं वो औजारों के रूप में आपको प्राप्त होते हैं, जो कि नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला काल आता है वो है उच्च पुरापाषाण काल, यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है उच्च पुरापाषाण काल, यानी कि अब ये मध्य से हम आगे बढ़कर उच्च की तरफ आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी पहले से काफ़ी हद तक सुधार आया होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया होगा। इस समय तक आते आते मनुष्य के जीवन में, उनकी जीवन शैली में, मनुष्यों में काफ़ी बदलाव आया था, यानी कि अब होमो सेपियंस आ चुके थे, आधुनिक मानव आ चुका था। और जो औजार हैं उनमें भी काफ़ी हद तक मॉडर्नाइज्ड, या कह सकते हैं उनमें भी बहुत हद तक सुधार हुआ, यानी कि अब इस काल में आके जो औजार हैं वो पतले बनने लगे थे, उनमें नुकीले बनने लगे थे, धारदार तो वो थे ही, उनको और शार्पन किया गया था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो चाकू। इसी काल में हमको देखने को मिलती है भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा से शैल चित्र आपको देखने को मिलते हैं। शैल चित्र, उस गुफा में जो शैल चित्र की आकृतियाँ बनी हुई हैं, उस समय के जो मनुष्य थे उनकी जीवन शैली को दर्शाया जाता है उस चित्रों से, यानी भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं उनसे उस काल के जो मनुष्य थे उनके जीवन शैली के बारे में पता चलता है। उस समय तक जो प्रकृति थी या दुनिया थी उसमें बदलाव आया था, लेकिन अभी तक वो ठंडी थी, यानी वहाँ की जलवायु थी वो ठंडी थी, उसमें वातावरण में या पेड़ पौधों की स्पीशीज़ में ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं थी, छोटे छोटे पौधे रहते थे, छोटी छोटी वनस्पतियाँ रहती थी, और मनुष्य कहीं ना कहीं उन्हीं पर ही निर्भर था। इसके अलावा जो आपका बहुत सारे इस काल के अंदर ही बहुत सारे चीज़ों में बदलाव आया, मनुष्य ने काफ़ी चीज़ें सीखी थी, यानी कि अब वो बहुत सारे बदलावों से गुजर रहा था। इसके बाद जो आपका बदलाव आया, इसके बाद मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई, यानी कि अब यहाँ पे उच्च से हम मध्य पाषाण काल में प्रवेश करते हैं। यानी कि अब जो मनुष्य है उसमें बदलाव हो रहा है, जलवायु में बदलाव हो रहा है, वनस्पतियों में बदलाव हो रहा है, और पशुओं में भी काफ़ी हद तक वैरायटीज़ बढ़ रही हैं। यानी कि जहाँ पे कि उच्च पाषाण काल में जो जलवायु थी वो ठंडी थी या वातावरण में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था, इस काल में आके जलवायु थोड़ी गर्म हुई, वनस्पतियों में बदलाव आया, यानी कि जो पहले उच्च पाषाण काल में जो वनस्पतियाँ छोटी छोटी हुआ करती थी, अब वो उनमें वैरायटीज़ बनने लगी थी। अब बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े पेड़ों की वैरायटी, वृक्षों की वैरायटीज़ भी आने लगी थी। तो अब उनकी वैरायटीज़ बढ़ रही थी, तो जीव जंतुओं की प्रजातियों में भी बदलाव हो रहा था, मनुष्यों की भी जीवन शैली में बदलाव आ रहा था। और सबसे बड़ा जो बदलाव आया था वो आया था माइक्रोलिथ्स का। यानी कि माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है बहुत छोटे पत्थर, यानी कि अब जहाँ पे औजारों में, मनुष्यों के जीवन में, वातावरण में, हर चीज़ में बदलाव आ रहा था, तो
औजारों की शेप्स में भी उनके निर्माण में भी बदलाव आ रहा था। यानी कि अब जो औजार थे वो बहुत छोटे पत्थरों से भी बनाए जा रहे थे, उनकी एक निश्चित शेप दी जा रही थी, एक खास करके जियोमेट्रिकल शेप्स, जैसे कि ट्रायंगल हो गए या आपका वो चौकोर शेप के हो गए, या उसमें और भी बहुत सारी शेप्स उसमें उनका निर्माण हो रहा था। उन शेप्स के वो भी औजार बनाए जा रहे थे। इसके अलावा शायद हो सकता है कि उन शेप्स का जो औजार बनाए जाते थे वो तीर के आगे या हड्डी के आगे या लकड़ी के आगे लगा के उनसे शिकार किया जाता हो, क्योंकि इस काल में आके मनुष्य काफ़ी चीज़ें सीख रहा था। वो अब ज़्यादा बेहतर तरीके से औजारों का निर्माण कर रहा था, क्योंकि जीवन में काफ़ी बदलाव आ रहा था। अब वो शिकार करने के लिए, कटाई छटाई करने के लिए भी औजारों का निर्माण करने लगा था। इसी काल से पशुपालन भी मनुष्य सीख रहा था। इसके साक्ष्य जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं, इनके साक्ष्य जो आपको देखने को मिलते हैं वो एमपी के आदमगढ़, राजस्थान के बागोड़, गुजरात के लाहौर और यूपी के सराय नारायण राय से भी मिलते हैं, क्योंकि इन जगहों से माइक्रो हड्डियों के साथ साथ माइक्रोलिथ्स भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि हड्डियों के साथ छोटे पत्थर के औजार लगे हुए इन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसी काल में ही पशुपालन की शुरुआत भी हुई थी। अब इस काल से आगे बढ़कर अब हम चलते हैं नवपाषाण काल की तरफ। अब क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है, नव का मतलब होता है नया, यानी कि इस काल में आकर मनुष्य, औजार, पशु पक्षी और पेड़ पौधे, इन सब में काफ़ी हद तक बदलाव आ रहा था, क्योंकि मध्य पाषाण काल तक मनुष्य पशुपालन करना सीख गया था। तो इस काल में आके मनुष्य अब जो वो भोजन संग्राहक था, अब वो भोजन उत्पादक के रूप में वो बन गया था। यानी कि जहाँ से वो अब शिकार करके भोजन को संग्रह करता था, अब वो फसलों को उगाना सीख रहा था, भोजन को इकट्ठा करना सीख रहा था। तो इस काल को हम नवपाषाण क्रांति भी कहते हैं, या फिर हम इसको क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इस काल के आते आते मनुष्य खेती करना सीख गया था। इस काल में आते आते मनुष्य ये सीख चुका था कि बीज से ही अनाज उत्पन्न होगा, उस अनाज को हम इकट्ठा करके अपना जो है भोजन को संग्रह कर सकते हैं। इसमें अब मनुष्य खाना ढूंढने की बजाय उगाना सीख गया था। अब उगाने के लिए, यानी कि अब वो उसको खेती करना आ गया था, पशुपालन करना आ गया था, तो अब उसको जो इस काल के आते आते अब उसको एक जगह स्थिर रहना ही पड़ता। तो इस काल में उसने एक जगह स्थिर होकर अपने गाँव को, बस्तियों को और छोटे छोटे समूहों में रहना उसने शुरू कर दिया था। इसमें उसने गेहूं की और इसके अलावा कपास की खेती उसने करना शुरू कर दिया था। उसको अब रहना था, एक जगह स्थिर रहना था। गांव बसने लगे, बस्तियां बसने लगी और ग्रुपों, समूहों में उनको रहने लगी, तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी। ज़रूरतें बढ़ी तो जिससे कि अब जैसे उन्होंने खेती शुरू की, तो उसके लिए औजार चाहिए, कृषि के लिए उनको उनके लिए सामान चाहिए, अनाज को संग्रह करने के लिए उनको मिट्टी के बर्तन चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे कि उनकी समझ बढ़ रही थी, और इस काल को उन्होंने इसीलिए क्रांति का नाम दिया। इसमें पॉलिश किए हुए औजारों की भी साक्ष्य मिलते हैं, और ये जो साक्ष्य मिलते हैं आपको, उनके कुछ प्रमुख स्थान हैं जो कि इस काल के साक्ष्य को, इस काल के जो वो औजार हैं या उनकी जो मनुष्य की शैली है वो प्रदर्शित होती है। तो इसमें सबसे पहले साक्ष्य हमें मिले तो वो मिलता है पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। पाकिस्तान के मेहरगढ़ से जो खास करके आपको साक्ष्य मिलते हैं वो खेती के साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा भारत में अगर बात करें तो भारत के कश्मीर में एक बुर्ज होम जगह है, जो कि बुर्ज होम का मतलब होता है गड्ढे वाले घर, जिसे हम पिट्स वैली भी कहते हैं। और ये माना जाता है कि ये गड्ढे वाले घर खास करके कश्मीर में इसलिए बनाए जाते होंगे क्योंकि
वहाँ पे मनुष्य अपने आप को ठंड से बचाने के लिए घरों के अंदर छुप जाते होंगे। इसके अलावा वहाँ पर मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके अलावा बिहार के चिरांद में हड्डी के औजार के साक्ष्य मिले हैं। यूपी के कोलेवा और महागढ़ा में चावल की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ये तो बात हो गई भारत के पूर्वी और उत्तरी हिस्से की, तो भारत के दक्षिणी हिस्से से भी इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ख़ास करके मस्की, ब्रह्मगिरी और पिकली हल में इनमें रागी अनाज के और राग के टीलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये माना जाता है कि जो राग के टीले हैं वो शायद उस समय में मवेशी पाले जाते थे, क्योंकि पशुपालन और खेती के तो वो समझ ही चुके थे। तो मवेशियों को एक जगह बांधा जाता होगा, उनके गोबर को इकट्ठा किया जाता होगा और उसमें वो रखे कभी उसमें आग लगी होगी और वो राख का ढेर वहीं के वहीं वो माउंट्स में चेंज हो गया, टीलों में बदल गया, तो इसीलिए उसको ऐश माउंट या राख के टीले भी कहा जाता है और उसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब हमारा जो पाषाण काल का सफ़र है, जो कि हमने साधारण पाषाण काल में जो औजार थे वहाँ से शुरू हुआ और खेती और गांव बसना तक के सफ़र को हमने यहाँ पर समझा, उसको सीखा। इसके आगे अब जब बदलाव हुए तो कोई ना कोई अब सभ्यताएं जन्म ले रही थी, जिससे कि अब जो मनुष्य है उन्होंने सभ्यताओं के अंदर ही आकर धातुओं का यूज, धातुओं के जादुओं को समझा। अब वो पाषाण काल से आगे आकर ताम्र पाषाण काल की ओर जा रहे थे। इसी काल में शुरुआत हुई नई नई संस्कृति की, नई नई सभ्यताओं की, जिसमें कि हम आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसको हम कवर करेंगे। धन्यवाद।